हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, ये हमारा क्लास 2 रहेगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई थी जो हमारे आईआर के कोड में आपको दे रखी थी, राइट। तो वो डेफिनेशंस यहाँ पर आप जो भी एक्ट पढ़ने वाले हो उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेना और हो पाए तो थोड़ा सा रटने जैसा कर लेना। ऐसा नहीं कि एकदम ही सारा कुछ रटना है, समझ के उसको रटना होगा। बाकी उनको भी ऑन इन डिटेल हम धीरे धीरे अपने एक्ट्स के साथ कवर करेंगे। बट आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है यहाँ पर, कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर बेसिकली होता क्या है और यहाँ पर क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, जैसे मॉडर्न इंडिया हम स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में हमें अलग अलग अप्रोचेस दी जाती हैं कि एक क्लास यहाँ पर इस तरीके की अप्रोच यूज कर कर अपनी बातें बोल रही है, दूसरी क्लास इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग भी इसी तरह की चीजों को पढ़ेंगे और इस पर से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी पोर्शन है, ऑफ कोर्स हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या हैं। तो हमें समझना होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो यहाँ पर हमारे लिए एक डायनेमिक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पर यूज होते हैं, अलग अलग जगहों पर लोग जॉब करते हैं और ये काफी डायनामिक है, काफी फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स हैं हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के आपस में, और जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के वर्कमैन के साथ में जो रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स वेब बन रहा है कि किस तरीके से हमारे वर्कर्स और हमारी जो मैनेजमेंट है वो आपस में यहाँ पर अपना एक रिलेशनशिप, एक इंटरेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ में अब ये जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप्स चलती हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें गवर्न किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में, जैसे कि कुछ वेजेस को हमें लो प्रोवाइड किया जाता है, कंडीशंस अनसेफ हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में हैदराबाद में विशाखापट्टनम में बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसी घटना हुई है जहां पर कि जो हमारे लेबर्स थे उनकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि वहां पर वो अनसेफ कंडीशंस में काम कर रहे थे और कुछ ना कुछ केमिकल एक्सप्लोजन होने की वजह से पूरा आग लग गया फैक्ट्री में। एंड जितने भी वर्कर्स वहां प्रेजेंट थे, या तो उनकी डेथ हो गई या किसी तरीके से वो डिसेबल हो गए, इंजर्ड हो गए बहुत बुरी तरीके से। तो ये सारी सिचुएशंस देखी गई। तो इसी वजह से एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए ताकि जो हमारे वर्क प्लेस डायनेमिक्स हैं उन्हें हम मैनेज कर पाए। गाइस, आपको समझना होगा कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो बहुत गरीब लोग होते हैं ज्यादातर। ऑल्सो यहाँ पर अपनी आवाज, अपनी वॉइस रेस करना उनको आता नहीं। इवन बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि एज अ ह्यूमन हमारी बेसिक राइट्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह का एक सब्जेक्ट हमें हेल्प कर रहा है कि हम इन चीजों के साथ डील करें। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ोगे, रटोगे, समझोगे, हर एक चीज करोगे, बट एक ह्यूमन अप्रोच भी लेकर चलना। चलो अब बात करते हैं कि कोर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या है और पर्पस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। तो फंडामेंटल डायनेमिक जो है वो हमारी इस वजह से आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस शुरू होगा तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होगा, एक इंसान जॉब करेगा तो पैसा कमाने के लिए होगा। अब प्रॉफिट यहाँ पर वैसे वैसे कम होता जाएगा जैसे जैसे लेबर की वेजेस बढ़ेंगी, ऑफ कोर्स होगा ना। तो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मेंटल कंडीशंस अलग होंगी, ये वो बहुत सारी चीजें आप डेफिनेटली सही बोल रहे हो। बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं, हम लेबर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो वर्कर्स और लेबर्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी वेजेस चाहते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं और वेलफेयर बेनिफिट्स चाहते हैं। अगर बात करें कैपिटलिस्ट की या मैनेजमेंट की, तो उनका तो सिंपल सा काम है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आ रही है। तो इसी वजह से प्राइमरी पर्पस इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है इन्हें अकोमोडेट करें। ऐसा नहीं कि हम एम्प्लॉयर के बारे में भूल गए, या ऐसा भी नहीं कि हम लेबर के बारे में भूल गए,
हम दोनों को समझ रहे हैं और यहाँ पर एक मिड ग्राउंड निकालने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को यहाँ पर हमें रेगुलेट करना होगा और एक हार्मोनियस और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट कंडक्ट करना होगा, जहाँ पर लोग हार्मनी के साथ में अपनी खुशी के साथ में काम करें। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है, यहाँ पर इस रिलेशनशिप्स को किस तरीके से बेसिकली डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं जॉन टी ड्यूनलॉप। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो आईआर है वो एक कॉम्प्लेक्स है इंटर रिलेशंस का, किसके बीच में? हमारे वर्कर्स, मैनेजर्स और गवर्नमेंट का। तो ये ट्राईपार्टाइट मॉडल दे रहे हैं जहां पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी तीन पार्टीज हैं? वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं और साथ में इन पर नजर रखने वाली गवर्नमेंट है जो इनको रेगुलेट कर रही है। तो ये फंडामेंट फाउंडेशनल और एक्टर सेंट्रिक व्यू है। नेक्स्ट आता है डेल योडर्स का कोलैबोरेटिव व्यू, जहां पर ये बोलते हैं कि जो आईआर है वो एक होल फील्ड ऑफ रिलेशन है, जहां पर एक नेसेसरी कोलैबोरेशन हो रहा है मेन एंड वीमेन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो, क्या वर्कर को जॉब नहीं चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो नुकसान तो वर्कर का भी है, उन्हें नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, बहुत बार जॉब आसानी से मिलती भी नहीं है। एम्प्लॉयर को भी यहाँ पर लेबर तो चाहिए ना काम करने के लिए, सारी चीजें खुद से तो वो कर नहीं सकते हैं। इवन अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो हमारी लेबर की कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत बेटर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर एक नेसेसरी कोलैबोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? नेसेसरी कोलैबोरेशन हो रहा है मैन एंड विमेन का इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस की, तो ये एक मॉडर्न टर्म है जहां पर हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा इंक्लूसिव हो जाती है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो हमारे यूनियनाइज्ड थे, मैनुअल वर्कर्स को लेते थे जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। पहले ट्रेडिशनली फैक्ट्रीज होती थी, छोटे छोटे से यहाँ पर काम होते थे, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज चीजें नहीं थी जैसे अभी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एंटायर वर्ल्ड ऑफ वर्क यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, जिसमें कि डोमिनेंट हमारा सर्विस सेक्टर है, नॉलेज वर्कर्स हैं और नॉन स्टैंडर्ड वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भी आपकी आ जाती है। गिग इकोनॉमी कौन सी होती है? गिग इकोनॉमी हो गई जहां पर फ्रीलांसर्स वगैरह हमारे वर्क करते हैं। ओके, चलो, जैसे कि जोमेटो में आप देखते हैं डिलीवरी गाइज आते हैं, अलग अलग डिलीवरी बॉयज हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, ये सब किसका हिस्सा है? गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। अब आती है बात ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो हमारी डायरेक्ट रिलेशंस की बात करती है, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। अब ट्रेडिशनल अप्रोच डेफिनेटली तब बहुत ही कम इस तरीके की जॉब्स होती थी और बहुत ही कम इस तरह से यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वर्क होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, तो ऑफ कोर्स ये नैरोली फोकस्ड रहेंगे, नैरो अप्रोच होगी इनकी। मॉडर्न अप्रोच में एक ब्रॉडर स्कोप होगा। अब प्रोसेसेस यहाँ पर रहेंगे, एक आप देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा रही है कि यहाँ पर पूरे जो ग्रुप्स है मिलकर अपने लिए चीजें डिमांड कर रहे हैं। वर्कर का पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में होता है और डिस्प्यूट सेटलमेंट भी की जाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में हम देखते हैं, एक हो गया बाईपार्टाइट की, जहां पर दो पार्टीज आपकी इन्वॉल्व हैं प्राइमरली। कौन है? एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। और ट्राइपार्टाइट में कौन है? कि हमारे एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट। तो यहाँ पर तो ये अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें आपस में ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्राइपार्टाइट में हमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस चाहिए होगा। तो ये एक रेगुलेटर और एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के? तो आईआर यहाँ पर चाहता है कि जो तीन प्राइमरी हमारे गोल्स हैं, है ना, और ये गोल्स भी आपस में कॉम्पिटिटिंग हैं, इनको हम अचीव कर ले किसी तरीके से। तो कौन से ये तीन गोल्स हमारे लिए रहेंगे? तो पहला हमारा क्या है इसमें? इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल पीस की अगर हम बात करें तो ये फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, जहां पर हम देखेंगे कि हमें हार्मोनियस कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनानी है, ताकि यहाँ पर डिस्प्यूट्स जो है वो आपके स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स ऐसे लेवल पर ना पहुंचे। और इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर आपके पास में, देखो,
अगर लॉकआउट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं तो काम रुक जाएगा, मशीनरीज पर काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर हमें दिक्कत होगी। तो ये ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे साथ में जो हमारे वर्कर्स हैं और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप हो, हार्मोनियस हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो लोग एक सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर कैपेबल रहें। दूसरा, प्रोडक्टिविटी की बात आती है कि एक स्टेबल आईआर एनवायरनमेंट हमारे एम्प्लॉयज के मोराल को बूस्ट करता है और एब्सेंटिज्म जो है इसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, कहीं ना कहीं उनका मोराल कैसे बढ़ेगा। अगर उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशंस दी जा रही हैं, अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो रिकॉग्नाइज हो रहा है उनका काम। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में मोराल बढ़ेगा ना। आप बताओ और क्या-क्या चीजें हो सकती है जिससे एक हमारे एम्प्लॉय का मोराल बढ़ सकता है। अगर बात करें एब्सेंटीज्म की, तो वो क्यों एब्सेंट क्यों होते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, अगर मान लो एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन देयर पर्सनल लाइफ, देन व्हाई दे आर नॉट कमिंग इनटू द ऑफिस। बिकॉज वो वहां से फिर कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, प्रेशर फील हो रहा है, राइट। एंड ऑल दिस लीड टू टर्नओवर। क्या टर्नओवर क्या होता है? देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर इज हियर अ टर्म जहां पर हम ये देखते हैं कि एक कोई कंपनी है जिसने की कुछ पर्टिकुलरली, मान लो 10 लोगों को इन्होंने यहाँ पर हायर किया। अब 10 लोगों में से 5 लोग जो हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी और उन्होंने तब भी जॉब छोड़ दी। प्रोवाइड 10 लोगों को ही की गई थी, लेकिन अब ये जो 5 लोग कंपनी छोड़कर चले गए, इनकी जगह से हमें दूसरे लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी और अगेन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि एक बार ट्रेन किया तो कंपनी को कॉस्ट बेयर करना पड़ा, अब दोबारा से। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होगा उतना ही एक कंपनी के लिए नुकसान होगा। इसके अलावा वेस्टेजेस को मिनिमाइज करना होता है और डायरेक्टली हमें कंट्रीब्यूट करना है हाई ऑर्गेनाइजेशनल एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी की तरफ। हमें कोशिश करनी है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल उस लेवल पर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नेशनल लेवल पर ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इक्विटी एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो आप देखेंगे कि हमें कोशिश किस चीज पर करनी है कि फेयरनेस रहे, सोशल जस्टिस रहे लोगों के पास, उनको उनके काम की सही तनख्वाह मिले, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस बेटर रहें, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाए और वर्कर्स को एक आवाज दी जाए कि भाई वो भी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा, मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई और कंपनी बोलती है कि नहीं, हर एक डिसीजन जो है वो यहाँ पर हमारा मेन पर्सन ही लेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी लेबर है या जो हमारे वर्कर्स हैं वो उतना ज्यादा रिलेटेड फील नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते। फिर वो एक रोबोट की तरह हो गए कि आए, काम किया और काम कर कर चले गए। लेकिन अगर हमने उन्हें यहाँ पर अपनी कोई डिसीजन लेना था, हमने उनसे बोला कि ठीक है हम ये सोच रहे हैं, आप बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हो, आपको और बेटर पता होगा। तो उसमें क्या होता है, उनको लगता है कि अच्छा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैटर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना फिर वो ज्यादा अच्छे से हमारे साथ में चीजों को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं और बेटर यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो जिसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में जो है ना, वो भी हमारा क्या हो रहा है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में अफेक्टेड रहेगा। की इनसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये यहाँ पर आपकी कब आते हैं, जब हम देख रहे हैं कि भाई इनहेरेंट है टेंशन। तो हमें पता है कि अगर 4 लोग काम करेंगे मिलकर तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो होगी ही। वो एक बहुत कॉमन सा टर्म बोलते हैं ना हिंदी में कि अगर 4 बर्तन है तो खटकेंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली वही चीज है, इफ 4 or more 100 people, 300 people are working together, there will be definitely some or other kind of conflicts among them, but we can resolve them peacefully as well। हमें जरूरी नहीं है कि हर बार हम यहाँ पर बंदूक लेकर खड़े हो जाए, राइट। अब बात करें अगर मैनेजरियल पुश की, तो हमारे प्रोडक्टिविटी में अब आप देख रहे हैं ऑटोमेशन आ रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इवन जो टीसीएस है जिसे प्राइवेट में सरकारी नौकरी बोला जाता है, प्राइवेट सेक्टर की, उन्होंने भी ले ऑफ शुरू कर दिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्कर्स जो हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्हें अब जॉब सिक्योरिटी खतरे में लग रही है। तो कोर चैलेंज इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये है कि एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाए।
हमारे प्रॉफिट मोटिव और सोशल गेन के बीच में। नेक्स्ट आते हैं की स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पर एक इंटरेक्शन है हमारे चार प्रिंसिपल एक्टर्स के बीच में। कौन कौन है? सबसे पहले तो आते हैं एम्प्लॉइज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे हम प्यार से बोलेंगे ट्रेड यूनियन। तो एम्प्लॉइज यहाँ पर क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, तब हम कहीं जाकर उनको वेजेस और बेसिक सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पावर इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा हमारे वर्क प्लेस में। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइज हो जाता है ट्रेड यूनियंस में ताकि एक कलेक्टिव वॉइस क्रिएट हो पाए। राइट, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर हम उनको बेसिक वेजेस दे रहे हैं जिससे वो अपने लिए रोटी कपड़ा मकान अरेंज करें। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पावर इम्बैलेंस है। जो नौकरी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो सच में इतनी लेबर कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? ट्रेड यूनियन बना लेंगे और एक कलेक्टिव वॉइस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो कोर फंक्शंस हमारे ट्रेड यूनियन के क्या हैं? सबसे पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 साल से अपने वर्कर्स की सैलरीज ही नहीं बढ़ाई हैं। इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वर्कर्स एक एक कर कहीं ना कहीं अपने बॉस से जब भी मिलते हैं, सुपरवाइजर से मिलते हैं, तो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जाती है। और यहाँ पर वो लोग बोल देते हैं हाँ देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, या किसी तरह के एक्सक्यूजेस दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए क्या हेल्प होगा? हमारे लिए ट्रेड यूनियन आएगी, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके लिए कुछ हेड लोग होते हैं, है ना, आपके लिए कुछ ना कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ कमिटीज बनती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग होते हैं जो कि हमारी तरफ से हमारी आवाज बनकर यहाँ पर अब हमारे एम्प्लॉयर से बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो डील्स हो रही हैं वो लीगली बाइंडिंग होती हैं हमारे वेजेस पर, आवर्स पर एंड वर्किंग कंडीशंस पर। इसके लिए एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है हाल फिलहाल में होने वाले बैंक स्ट्राइक्स, जहां पर निर्मला सीतारमन जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था, मीटिंग्स रखवाई गई थी। जब बैंकर्स को ऐसा लगने लगा कि भाई वर्क प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सुन नहीं रही है, और जब इलेक्शन आना था तो एक बिल लेकर आने की बात की गई थी कि हम यहाँ पर एक बिल लाएंगे जिसमें हम सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे, बट ऐसा किया नहीं गया। तो उस टाइम पर भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं अलग अलग जो बैंक यूनियंस थे वो साथ में आए और उन्होंने अपनी बात रखी, और जब वो साथ में आकर अपनी बात रख रहे थे तो यहाँ तक कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्हें भी सुनना पड़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी। तो यहाँ पर ये लोग एक्टिवली मॉनिटर और एडवोकेट करते हैं सेफर वर्क एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज, इवन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं या फिर यूनियंस होते हैं जो कि ये देखते हैं कि भाई जिस जगह पर हमारे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरह के रिस्क वो ले रहे हैं, क्या वो वर्क प्लेस सेफ है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट इन्फोर्समेंट। तो अगर यहाँ पर हम अपने वर्कर्स को अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से बचाते हैं, ठीक है, और लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर करते हैं। देखो वर्कर्स बहुत बार क्या होता है, बहुत अच्छे से एजुकेटेड नहीं होते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर उन इनोसेंट लोगों का बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। तो ये भी काम हमारे ट्रेड यूनियन का है। ऑल्सो ये इक्विटी प्रमोट करते हैं। तो ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट 1991 इंडिया में एक पैराडॉक्स देखा गया है, जहां पर रजिस्टर्ड यूनियन जो है वो तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो इनकी बार्गेनिंग पावर है वो कम हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी देखते होंगे कि कहीं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, आइडियोलॉजीज चेंज हो रही हैं, फिर यहाँ पर लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है। देन अगेन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे रूल्स लेकर आती है जो हमारी जो लेबर है उनके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है। इवन अगर आप बात करोगे लेबर के राइट्स के, एम्प्लॉयज के राइट्स के, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स हमारे पास है, नंबर लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, इंडिया में वन ऑफ द लीस्ट सैलरीज मिलती हैं लोगों को, और प्रो मार्केट पॉलिसी शिफ्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट।
अब एम्प्लॉयर्स यहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे देखो ये हमारे बिजनेस गोल्स हैं, ये लॉसेस हम इतने हो सकते हैं, इतना झेल लेंगे लॉस हम। इसके अलावा यहाँ पर इतने लोगों को हमें रखना है, इतना रिवेन्यू कलेक्ट करना है, इतने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं, इस तरह की बात ये लोग बता देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन इस साल इतना बढ़ाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काम कौन कर रहा है? जो पैसा दे रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं? हमें कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट इनके बिहाफ पर एक्ट करेंगे। तो कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई कि कहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सबको ये कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके बाद में फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट। इसके अलावा एचआर पॉलिसीज जो हमारी रहती हैं कि भाई लीव्स किस तरह से दी जाएंगी, क्या क्या कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर एक्सेट्रा चीजों के बारे में बताया जाता है। लीगल कंप्लायंस हम इंश्योर करते हैं और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर यहाँ पर फोस्टर किया जाता है बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, कि भाई लोगों के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट बने और लोग आपस में कोलैबोरेट कर काम कर। नेक्स्ट है द स्टेट, या फिर बहुत अच्छे तरीके से बोले तो गवर्नमेंट जो हमें गवर्न कर रही है ना। तो स्टेट जो है वो मोस्ट पावरफुल एक्टर है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स को ये ही कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं ताकि ब्रॉडर सोसाइटल गोल्स को अचीव कर पाए। दो आज के जमाने में ये चीज थोड़ी सी हमारे इंडिया के लेवल पर तो कम हो चुकी है। की फंक्शंस की हम बात करें तो ये लेबर लॉज जो हैं उन्हें इनेक्ट करते हैं। ठीक है, लॉज को ये बनाते हैं, लोकसभा में लॉज के लिए जो भी बिल्स वगैरह यही लेकर आ रहे हैं, फिर उसको ये लेकर आने के बाद में इम्प्लीमेंट जो कराते हैं हमारे ऑफिसर्स, उनको भी यही देखते हैं। कंसिलेटर और एडजुडिकेटर की तरह काम करते हैं। तो मशीनरीज जैसे कि लेबर कोर्ट्स है ना, ट्रिब्यूनल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे इंटरेस्ट जो है वीकर पार्टी के, उनको भी सेफ गार्ड कर पाए। इकोनॉमिक प्लानर यहाँ पर ये बनते हैं कि हमारी जो लेबर पॉलिसीज हैं वो नेशनल इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें और उनके साथ अलाइंड हो। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर स्टेट का एक यूनिक रोल है, क्योंकि वो एक सॉवरेन रेगुलेटर की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ में क्योंकि यहाँ पर इंडिया में आप देखते हैं अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंटरप्राइजेस हैं, तो ये एक नेशन की लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं अब हम। तो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में हम देखेंगे कि जो जुडिशरी है वो हमारी लॉस को इंटरप्रेट करती है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जिन लोगों का यूपीएससी वाला बैकग्राउंड नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अब एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो अब वो एक लाइन का अलग अलग मान लो 2 से 3 मतलब निकल रहे हैं। वो 2-3 मतलब में कौन सा ऐसा मतलब है जो कि बेस्ट आ रहा है, वो देखती है, इंटरप्रिटेशन करने का काम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जब हमारी बेंचेस होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो लोग अलग अलग डिसीजंस लेते हैं एक ही लॉ पर। वो कभी बोलेंगे कि इसका मतलब ये है, दूसरे पर्सन को लगेगा नहीं इसका मतलब ये है। तो जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही है और एनफोर्स कर रही है लेबर लॉस को। तो हमारे पास लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडीज जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर बनी हैं, ताकि हम सोशल जस्टिस को डिलीवर करें फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के साथ में। तो यहाँ पर इनके जो अवार्ड्स हैं वो लीगली बाइंडिंग होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रोफाउंड पॉलिसी मेकिंग रोल प्ले किया है थ्रू लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जजमेंट्स उन्होंने पास की हैं, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखो, बहुत बार क्या होता है गवर्नमेंट ऐसे लॉज ले आती है जो कि आम जनता के, आम पब्लिक के, हमारे सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। सोशियोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हमारे पास ना सिटीजन्स के लिए भी कैटेगरीज होती हैं, सुपर सिटीजन्स है ना, थोड़ा सा और सिटीजन्स, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं उनके अगेंस्ट वो पॉलिसीज जाती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल ना हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो हमें इन चीजों से बचाते हैं। अब कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जो इंडियन लेबर लॉ में है और एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है बैंगलोर की वाटर सप्लाई वर्सेस ए रजप्पा। तो ये आया आपका 1978 में, जहां पर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिसाइड की गई। तो यहाँ पर वाइड रेंजिंग ट्रिपल टेस्ट को एस्टैब्लिश किया गया
जहां पर कि जो हमारा स्कोप था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, उसको नॉन ट्रेडिशनल एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे हॉस्पिटल्स, क्लब्स और यूनिवर्सिटीज तक भी कवर किया गया। अर्लियर ऐसा नहीं था, अर्लियर तक ये ट्रेडिशनल वाली अप्रोच में ही जा रहे थे। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट, नेक्स्ट केस, वर्कमैन ऑफ मैसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी वर्सेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स की बात हुई अंडर सेक्शन 11A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इन्होंने कंफर्म किया जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास पावर है कि वो रीअप्रेज एविडेंस को कर पाए, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनको जो एविडेंसेस मिले हैं उनकी ही फाइंडिंग से या किसी डोमेस्टिक इंक्वायरी की फाइंडिंग पर ही इनको बाइंड होना होगा। यहाँ पर अपनी जजमेंट जो है उन बेसिकली क्या कर सकते हैं कि भाई हमारी जो जजमेंट है पनिशमेंट को लेकर, उसके साथ में भी इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मतलब टोटल बताती हूँ अब एक बार अच्छे से। ये बोल रहे हैं कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो हमें एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए उनमें कुछ गड़बड़ हो, और ये जो डोमेस्टिक इंक्वायरी की गई इन एविडेंसेस के थ्रू यहाँ पर हमें अगर रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो जो जजमेंट हमारी हो और जो प्रीवियस वाली थी, तो प्रीवियस वाली को हम नए वाले से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। नेक्स्ट आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स। तो 2001 में ये केस आपका आया था, जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर आफ्टर प्रोहिबिशन की बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस जजमेंट थी उनको ओवर रूल किया गया, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो अबॉलिशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यहाँ पर देखो ओवर रूल का मतलब होता है कि जो पुरानी जजमेंट साइन थी वहां पर कुछ और बात की गई, लेकिन अब नई वाली जो जजमेंट है वो फाइनल होगी। ठीक है, अब इस केस में बोला क्या गया, देखो अगर मान लो किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में ये जो पर्सन थे, ये जो वर्कर थे, ये डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय बन गए। रेदर यहाँ पर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो इनको रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना बेसिकली इसके लिए भी एक एक्ट था हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, जिसमें कि ऐसा बोला गया था कि मतलब वहां पर ना उसको गलत इंटरप्रिटेशन हो गई थी, और सबको लगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ इसका मतलब आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जा रहे हो, जैसा कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ने हैं तो हमें कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ पर इसको बेटर वे में समझ पाएं। अब यहाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें हम मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के अप्रोचेस पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि इसमें से भी एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं अप्रोच में हमारे पास व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी कौन सी अप्रोच है, यूनिटरी, दूसरी है प्लूरलिस्ट और तीसरी है मार्क्सिस्ट। तो सबसे पहले तो ये आपकी जो अप्रोचेस हैं इनका मतलब क्या है वो समझाती हूँ, फिर ये क्या बात करती हैं वो देखेंगे। देखो यूनिटरी मतलब यूनिट है ना, यूनिटरी को हम यूनिट से ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। अलग अलग मेंबर्स यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है या फिर एक डिपार्टमेंट के पास है जिसे हम बोल देंगे मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सभी के पास में सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं और सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें अज्यूम की गई हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के ही कॉमन इंटरेस्ट हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को एक एबनॉर्मल चीज मानी जा रही है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और ये पुअर कम्युनिकेशन हुई है या कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो कि इन लोगों में आपस में लड़ाइयां करवा रहा है। ठीक है, अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, लॉयल्टी फॉस्टर करते हैं और कमिटमेंट तो। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी क्रिटिसिज्म की, तो ऑफ कोर्स ऐसा होना तो बहुत ही मुश्किल है, रियल पावर डिफरेंसेस की कोई बात ही नहीं कर रहा और लेजिटिमेट कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई ट्रबल मेकर है या उसको कुछ बोल देना ये चीज गलत होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लूरलिस्ट अप्रोच में। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो वर्क प्लेस है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बना हुआ है, मैनेजमेंट भी वर्क करेगा, वर्कर्स भी काम करेंगे, ट्रेड यूनियंस होंगे, प्रोफेशनल बॉडीज आपके रहेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडीज हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, वर्कर्स हो गए और मैनेजमेंट हो गया। ठीक है,
जो कि अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं। और अजम्पशन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ही होगी, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है और नेचुरल है, क्योंकि सबके ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। फिर आती है बात ट्रेड यूनियंस की, तो वो बोलते हैं कि भाई ये एक सही लोग हैं, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने लिए, यहाँ पर जो हमारे पूरा का पूरा ग्रुप है इसके जगह से अपनी वॉइस रेस करने के लिए। एंड साथ में ये बोलते हैं कि जो रोल है हमारे लॉ का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गया आपने अज्यूम करने में कि भाई फेयर बार्गेनिंग हो रही है, जबकि हमें पता है कि पावर इम्बैलेंसेस तो अक्सर होते ही होते हैं। ठीक है, देन आती है मार्क्सिस्ट। अब मार्क्स का क्या कहना था ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो भी उसी में देखे जा रहे हैं कि कैपिटलिज्म वर्सेस आपका लेबर क्या रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना स्ट्रक्चरल है और इनएविटेबल है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में। एम्प्लॉयर्स हमारे यहाँ पर कैपिटलिस्ट हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं ऑफ कोर्स वो लेबर कैटेगरी में आ गए। तो ये बोल रहे हैं कि ये ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको। ठीक है, और क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ताकि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए। और ट्रेड यूनियंस यहाँ पर एक क्लास स्ट्रगल है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अंडर कैपिटलिज्म। ये केवल टेम्पररी रिलीफ दिला रहे हैं, ये लंबे समय का रिलीफ नहीं दे रहे हैं, टेम्पररी रिलीफ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप लेकर चल रहे हो तो आप लेबर्स की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने ना बुर्जुआस और प्रोलेटेरिएट कर कर दो कैटेगरीज बना रखी थी। बुर्जुआस कौन थे, जो यहाँ पर ओनर्स थे ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोलेटेरिएट कौन थे, ये यहाँ पर वर्किंग क्लास थी जो कि अपनी लेबर को, अपनी मेहनत को बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने कैपिटलिज्म के लिए बोला था कि जो वर्कर्स हैं उनको एलिनेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जो इन्होंने मेहनत करी, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है। देखो फॉर एन एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर मान लो कोई लेबर है, लेबर ने एक बिल्डिंग बनाई है ना, बिल्डिंग बन गई एक बड़ा सा मॉल। अब मॉल में किसी एक शॉप में जाना था, तो क्या लेबर को सॉरी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा एंटर करना? बहुत सारी जगह हम ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, मना कर देते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट जो है, सॉरी, और जो उनका प्रोसेस है काम का, या उनकी जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उन सभी से उनको धीरे धीरे एलिनेट किया जाता है, उनके फेलो वर्कर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलो बस इतना ही समझ लो अभी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास यूनिटरी अप्रोच है, यहाँ पर प्लुरलिस्ट, और यहाँ पर आपकी मार्क्सिस्ट है, जिसको हम एक रेडिकल अप्रोच बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड है, हार्मोनियस है, जैसा मैंने बोला, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर कोलिशन है, कंपीटिंग इंटरेस्ट का, वर्कर्स, मैनेजर्स, है ना, हमने देखा था। इसके अलावा भी हमने दो और कौन कौन से देखे थे, जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों को चारों के बारे में नाम बताया था कि हमारे पास में कौन कौन होता है। इसके बाद में ये बात करते हैं कि जो माइक्रोकोज्म है हमारी क्लास सोसाइटी का, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक कहीं ना कहीं क्लास सोसाइटी देखने के लिए मिलती है कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इनका व्यू था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इरेशनल है, क्योंकि हम तो एक खुश परिवार है। ये बोल रहे कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है, ट्रेड यूनियंस हैं, तो यहाँ पर इनएविटेबल तो रहेगा, लेकिन मैनेजेबल भी है और फंक्शनल भी हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि भाई देखो कॉन्फ्लिक्ट तो इनएविटेबल है, उसे तो हम खैर हटा नहीं सकते, लेकिन वो स्ट्रक्चरल है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि बुर्जुआस जो हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रोलेटरिएट्स जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं। टूल्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं फॉर सोशल चेंज। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड यूनियंस का जो हमारा रोल है वो कैसा है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तो इलेजिटिमेट है। यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होनी ही नहीं चाहिए, तो इनके लिए तो इलेजिटिमेट है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका मानना तो ये था ना कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब कि कोई पर्सन तो है जो ट्रबल मेकर की तरह काम कर रहा है। और ये बोलते हैं कि ये नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो सब लोग आकर अपनी बात तो रखेंगे ही। प्राइमरी गोल इनके अकॉर्डिंग ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाओ, हार्मनी को बढ़ाओ, और यहाँ पर प्रॉफिट कमा कर दो। ये बोल रहे कॉम्प्रोमाइज करो, प्रोसीजर अप्लाई करो, स्टेबिलिटी लेकर आओ। ये बोलते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम को पूरा का पूरा खत्म कर दो।
यहाँ पर ये जो आपके पास मैक्स वेबर है, ठीक है, ये जो सोवियत यूनियन बना था, आपका रशिया है, ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलते हैं और इनके सबके फादर जो हैं वो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री क्या रही है ना कार्ल मार्क्स की, ये कभी फ्रांस से जर्मनी और कभी जर्मनी से फ्रांस ऐसे ही घूमते रहते थे। बेसिकली ये जहाँ जाते थे इनको वहां से भगा दिया जाता था, क्योंकि इनकी जो थियरीज थी वो बहुत ही ज्यादा रेडिकल होती थी और जहाँ ये जाते थे वहां दंगे चालू हो जाते थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो ड्यूनलॉप्स का मॉडल है जॉन टी ड्यूनलॉप। इन्होंने यहाँ पर एक एनालिटिकल मॉडल प्रोवाइड किया जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक सब सिस्टम की तरह देखा गया सोसाइटी के, जो कि रूल्स बना रही है वर्क प्लेस के। अब हम पता है क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हम ऑल्दो एक बड़ी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एडटेक ही है, माइट भी आप उन लोगों से पढ़ते भी होंगे, ईपीएफओ के एग्जाम में काफी फेमस है। तो वहां ना वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। अब वो बॉन्ड्स कैसे होते हैं कि अगर आप ये कंपनी छोड़ रहे हो तो आप दो ही पर्पज से छोड़ सकते हो। पहले तो आप 5 साल से पहले इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। कब छोड़ सकते हो इस कंपनी को आप, या तो आपके 5 साल कंप्लीट हो गए या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हो और कहीं दूसरी एडटेक में काम कर रहे हो, ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सारे सारे रूल्स को सरपास करते हुए अपने खुद के भी रूल्स बना लिए। तो अब यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉयज तो इस डर से ज्वाइन ही नहीं करते, लेकिन काफी लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं भी होता होगा तो होता तो है एक्सप्लॉइटेशन। तो एनीवेज इस तरीके से काम चलता है। तो 4 की एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक्टर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। कंटेक्स्ट की बात करें तो एनवायरनमेंट शेपिंग द एक्टर्स इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देखा गया कि कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब 4 की एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो एक्टर्स हैं, कौन काम कर रहा है, हमारे मैनेजर्स कर रहे हैं, वर्कर्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज अपने रूल्स हमारे ऊपर लागू कर रही हैं। कंटेक्स्ट क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर जो हमारे एक्टर्स हैं इनका इंटरेक्शन हो। तो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, मार्केट में हो सकता है, सोसाइटल पावर्स हम देख सकते हैं। फिर आती है बाइंडिंग आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर जो हमारे बिलीफ हैं वो एक शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ्स हो जो कि अपने सिस्टम को एक साथ लेकर चले, उसको तोड़ ना दें। देन आता है वेब ऑफ रूल्स। वेब ऑफ रूल्स किसके बारे में बात करता है कि हमारा आउटपुट क्या रहेगा। तो एक नेटवर्क है रूल्स का और प्रोसीजर्स का जो कि गवर्न कर रहा है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को, ठीक है। चलिए, अब इंडियन आईआर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिड है। यहाँ पर ड्यूनोलॉपियन स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास एक्टर्स हैं, कंटेक्स्ट है, साथ में प्लूरलिस्ट टूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, ट्राईपार्टिज्म देखने के लिए मिलेगा, एडजुडिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे एंड साथ में हम मार्क्सिस्ट लेगेसी से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर ही अपनी ट्रेड यूनियंस बना रहे हैं। जैसा आप जानते हो, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर बोला था कि इंडिया ना कैपिटलिस्ट है ना कम्युनिस्ट है ना, तो हम किसी के भी साथ में नहीं जाएंगे। तो ये वही वाली चीज है। अब आती है बात इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंडिया में। तो इंडिया का जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का लैंडस्केप है, ये 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में हम इसको डिवाइड करेंगे। और ये कैसे होगा, इसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप करते हुए कि किस तरीके से ये बनी है। क्रोनोलॉजी की बात करें यहाँ पर तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है इंडिया में, उसमें हम देखेंगे कौन सा इरा है, कौन कौन से की पीरियड्स हैं, डोमिनेंट इकोनॉमी का हमारी कौन से रहेंगे पॉलिसी फिलोसफी, और हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में की लेजिस्लेशंस या इवेंट्स क्या क्या रहे थे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस इरा आएगा जब अंग्रेज हमारे देश पर अपना कंट्रोल रखे हुए थे। तो ये आपका हम यहाँ पर लेंगे अप टू 1974 47 सॉरी सॉरी हाँ ओके, दिस वाज समथिंग रिडिकुलसली रॉन्ग मिस्टेक। एनीवेज, हाँ, तो यहाँ पर इकोनॉमिक फिलोसफी की बात करते हैं तो कॉलोनियल मर्चेंटिलिज्म आपका यहाँ पर आ जाता है, जिसमें कि एक्सप्लॉइट किया गया था, सप्रेस किया गया था और नेशनलिस्ट यूनियंस हमें देखने के लिए मिली थी। जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारे पास में भगत सिंह वाली यूनियन थी, है ना, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1881 का और ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में, जिसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ने भी वाले हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो ये आपका 1947 से 1991 की बात है, जहां पर स्टेट लेड सोशलिज्म हमें देखने के लिए मिला।
यहाँ पर कहीं ना कहीं पैटर्नलिज्म हमें देखने के लिए मिला था। तो डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर थे, कंपल्सरी एजुकेशन था और पॉलिटिकल यूनियनिज्म था। लोग ना काफी यहाँ पर मतलब आप देखते तो थोड़े तो ज्यादा देश के लिए थे, लीडर्स भी यहाँ पर जब हमारे पास थे वो काफी देश के लिए ज्यादा थे, रेदर देन अभी जो पर्सनल इंटरेस्ट वाले हमें नेता लोग मिलते हैं देखने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यहाँ पर आया 1947 में, नेशनलाइजेशन हो गया था बैंक्स का, आपको पता ही है 14 बैंक्स जो हैं वो इंडिया में नेशनलाइज हुए थे। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 से आपका प्रेजेंट वाला टाइम लेकर चलें तो मार्केट ओरिएंटेड हुआ। अब एलपीजी आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी मिली देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी यूनियन की पावर थी उसमें भी डिक्लाइन देखने के लिए और इनफॉर्मल सेक्टर काफी राइज पर आ गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे और 4 लेबर कोड्स हमारे करेंटली हम देख रहे हैं कि अभी हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बट ऑफ कोर्स पास तो हो ही चुके हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लेबर लॉस के लिए इन इट्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो की एग्जाम फैक्ट की बात करें तो ना कोई लॉ, रूल या पॉलिसी हमारी लेबर से रिलेटेड ऐसी है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ले। बट इसमें भी आपको पता होगा यहाँ पर कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि अगर हम बात करें जॉब की, है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो एक्ट है वो हमारी जॉब्स में कब नहीं लगती है, जब आर्मी से रिलेटेड जॉब्स है ना। तो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात करें वो कुछ फैक्टर्स हैं, वो बहुत ही डीप में जाकर देखोगे आप, तो वो अगर मैं इंडियन पॉलिटी आपको इन फ्यूचर कभी पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। तो आर्टिकल प्रोविजन एंड रेलेवेंस देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का। सबसे पहले हमारी सबसे फेवरेट राइट आ जाती है आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हम बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ फॉर ऑल इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ मुकेश अंबानी और हमारे कोई छोटे से लेबर भी नहीं बोलना, बहुत गंदी बात हो गई, तो हमारे एक लेबर खड़े हैं, ठीक है, तो कोर्ट के लिए यहाँ पर वो दोनों ही सेम रहेंगे और दोनों ही अपनी बात कर सकते हैं और दोनों की बातों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी की यहाँ पर पावर ज्यादा है या किसी के पास ज्यादा पॉकेट में पैसे हैं तो उनकी बात को ज्यादा सुना जाएगा। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो ये दो चीज हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। फिर आता है आर्टिकल 91 ऑफ सी। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर हमें मिल जाता है हमारे ट्रेड यूनियंस बनाने का। आर्टिकल 21 आपको पता ही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि इसमें आपकी राइट टू लाइवलीहुड और एक डिग्निफाइड लाइफ आएगी। ओके, अगर बात करें ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो वहां पर तो जॉब्स प्रोवाइड करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है ना, क्योंकि वो टैक्स हमसे ले रही है। आर्टिकल 23 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिट कर रहे हैं हम यहाँ पर बेगार को या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को, ठीक है, ये बेगार नहीं होगा, आई थिंक बैगर होगा ये। तो इन सभी चीजों को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पर फोर्स लेबर में लेकर आना है। अच्छा, ये बेगार ही होगा, बेगार इज लाइक फ्री में काम करना। ओके, चलिए आर्टिकल 24 की बात करते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का, ठीक है, फैक्ट्रीज में और हजार्डस इंडस्ट्रीज में, इसको फॉरबिड किया गया है। आर्टिकल 39 बोलता है कि यहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज लेकर आने, डायरेक्टिव्स और हमारे जो रहते हैं डीपीएसपीज वगैरह। तो ये बोलते हैं कि हेल्थ और स्ट्रेंथ हमें देखनी है हमारे वर्कर्स की, और यहाँ पर उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है उससे हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में आते हैं आर्टिकल 42, जिसमें कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हम देखेंगे। हम यहाँ पर स्टेट को बोल रहे हैं कि आप जस्ट वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो। एंड यहाँ पर जस्ट, यहाँ पर क्या है, जस्ट का मतलब है कि यहाँ पर जस्टिफाइबल अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे रहे हो, और मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड करो। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और एक लिविंग वेज हमारे सभी वर्कर्स के लिए होनी चाहिए। 43 ये बोलता है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेशन वर्कर्स हैं सबका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये एक ऐसा डीपीएसपी है जो कि स्टेट को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा है कि आप अनेबल करो वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में।
कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 43A। ओके, अब आते हैं कुछ की इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो लेबर लॉज जो है इंडिया में वो दो कोर प्रिंसिपल्स से बन रही हैं, उनसे गाइड हो रही हैं, जो कि गारंटी हमारा कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सोशल जस्टिस। ये बोलता है कि भाई एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉफिट्स का एंड प्रोविजन होना चाहिए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का। दूसरा यहाँ पर बात होती है सोशल इक्विटी की। तो सोशल इक्विटी में किसके बारे में बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंश्योरिंग कि कोई डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटीज में ना हो, ठीक है, वेजेस में ना हो और यहाँ पर बेनिफिट्स में नहीं हो। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो ये आपके पास में सेटअप हुए थे ताकि हम रिव्यू करें कि लेबर की इंडिया में सिचुएशन कैसी है और क्या चेंजेस हमें अपनी लॉज और पॉलिसीज में लेकर आने हैं। तो अब टाइम पीरियड देखना, फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर लेबर बना 1969 में और उसके बाद कब बना? 2002 में। तो इसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस पी.बी. गजेंद्र गडकर। क्या कंटेक्स्ट था कि रिव्यू करो भाई लेबर की कंडीशंस इंडिया में कैसी हैं इंडिपेंडेंस से लेकर 1969 तक। की आउटकम्स यहाँ पर थे कि भाई कुछ मेजर लॉज यहाँ पर आई, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। अभी जब हम सेल वाला पार्ट पढ़ रहे थे ना तब हमने देखा था, ठीक है। एंड इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। फिर आई हमारी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो इन्होंने ये किसके अंडर आई? रविंद्र वर्मा के एस्टैब्लिश किया गया ताकि कोई भी चेंजेस हमारे लेबर लॉज में तो वो हम ला पाए, एज यहाँ पर आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा स्टार्ट हो चुका था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब काफी ज्यादा मार्केट चेंज हो चुका था, इंडस्ट्रीज चेंज हो चुकी थी। तो की रिकमेंडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन की बात हुई कि भाई अलग अलग जो लॉज हैं इन्हें कंसोलिडेट करो और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दी गई अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जहां पर बोला गया कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लेकर आओ सभी सोशल सिक्योरिटीज के लिए। फिर आती है बात लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, लेबर जो है वो एक सब्जेक्ट है हमारी कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और जो दोनों ही देखेंगे जिन मैटर्स को वो होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में हमारे लेबर कोड्स हैं, इसी वजह लेबर लॉज हैं, इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो लेबर कोड्स है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर लेजिस्लेशंस बना सकते हैं। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी प्राइमरी बॉडी है सेंट्रल लेवल पर। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की बात करें तो ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल में रहेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, लेबर ब्यूरो जो कि आपका स्टैट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर स्टैट्स एंड डेटा कलेक्ट करते हैं आपके लेबर पर। डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड हमारे पास ऑफ कोर्स बाईपार्टाइट हो सकते हैं या ट्राईपार्टाइट। बाईपार्टाइट में जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स हमने रखी और वर्क कमिटीज बैठाई। ट्राईपार्टाइट में हमने कंसिलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड्स ऑफ कंसिलेशन, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स को रखा। ओके, इसके साथ में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अब हम कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं। तो पूछ रहे हैं प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, उसमें क्या आपका बेस्ट कैप्चर हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था 4 बॉडीज हैं हमारे पास में। कौन कौन सी 4 बॉडीज थी हमारे पास में? सबसे पहले यहाँ पर मैनेजर्स थे, फिर वर्कर्स थे, फिर ट्रेड यूनियंस थे और उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज थी। तो ये बोल रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन एक हार्मोनियस एंटिटी है। तो ये कब थी? ये थी जब हम फैमिली वाला लेकर चल रहे थे, और फैमिली वाला हम किस में लेकर चल रहे थे? यूनिटरी अप्रोच में। गलत हो गया। कॉन्फ्लिक्ट हमारे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक इनएविटेबल आउटकम है डेफिनेटली, क्योंकि सबके कॉम्पिटेंट इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स, एंड इनको हमें मैनेज करना होगा स्टैब्लिश प्रोसीजर से। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो फंडामेंटली एक रिफ्लेक्शन है क्लास स्ट्रगल के बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ये किसने बोला था? मार्क्स ने बोला था, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। ओके, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा में। ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्यों थी? पहला बोल रहे हैं इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैंडेटरी आफ्टर द प्रोहिबिशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट।
दूसरा बोल रहे हैं स्टैब्लिश किया है दैट की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा बोल रहे हैं इन्होंने जो हमारी डेफिनेशन थी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उसको एक्सपेंड किया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड में इसी के बारे में बात की गई थी कि जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करा जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसको बेसिकली यहाँ पर क्या किया, तो जो नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उसको भी इंडस्ट्री में लेकर आ गए थे, जैसे कि हॉस्पिटल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआर इज मोस्ट डायरेक्टली addressed by providing mechanism for collective bargaining एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कौन सा कोर ऑब्जेक्टिव है हमारे आईआर का जो कि डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है कि भाई हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर पार्टिसिपेशन चाहिए। पहला बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल पीस, दूसरा बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी, तीसरा बोल रहे हैं इक्विटी एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इसका आंसर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इक्विटी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके थ्रू या फिर हमारे पास में जो भी मेथड हो हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि देखो एक शिफ्ट देखने के लिए मिला टेक्नोलॉजी से हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन की तरफ। ठीक है, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमारा एम्प्लॉयमेंट रिलेशन की तरफ। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमी में आया है। तो कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए मिला, तो देखो सर्विस सेक्टर से यहाँ पर अब हम नॉन स्टैंडर्ड वर्क की तरफ जा रहे थे, जैसे गिग इकोनॉमी कल की क्लास में हमने बेसिकली ये चीजें देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात हो रही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जब पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा में हमने देखा कि भाई क्या इस चीज से कैरेक्टराइज हो रही है, तो हमने देखा था मार्केट ओरिएंटेड हो गई है हमारी पूरी इकोनॉमी। ठीक है, ट्रेड यूनियंस स्ट्रेंथन हो गए हैं, नहीं हुए हैं। डिसिसिव शिफ्ट देखने के लिए मिला है बैलेंस ऑफ फेवर में इन द पावर, बैलेंस ऑफ पावर में इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयर्स कपल्ड विद डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यूनियंस। यहाँ पर फिर बोल रहे हैं इंक्रीज देखने के लिए मिला स्टेट इंटरवेंशन एंड पैटर्नलिज्म का विद अ फोकस ऑन कंपलसरी एजुकेशन। इस्टेब्लिशमेंट हुआ फर्स्ट नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का। तो क्या हुआ था यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक डिसीजिव शिफ्ट देखने के लिए मिला था हमें। तो हम देख रहे थे कि भाई मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को हमने प्रायोरिटाइज किया, तो जो हमारी ट्रेड यूनियंस थी इनके नंबर्स तो बढ़ रहे थे लेकिन जो इनकी पावर्स थी वो कम होती हुई जा रही थी। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन आप हमारे साथ करो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, साथ में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स, यहाँ पर डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल समरी शीट्स मिलेंगी जिसको आप लास्ट के एक महीने में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 एमसीक्यूज यहाँ पर मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। कोर्स यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से और वैलिडिटी की एग्जाम तक रहेगी। अगर लेक्चर पसंद आया तो कम से कम लाइक कर देना और अगर पसंद आए ज्यादा तो कमेंट कर भी बता देना, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।